brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। साथ में हैं अंशुमन जी। नमस्कार अंशुमन जी। धन्यवाद दर्पण। खर्चा पानी के सप्ताह के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अंशुमन जी, आज हमारे लाइनअप में 3 खबरें हैं। पहली जुड़ी है रियल एस्टेट से और दूसरी आपके पैसों और बैंकिंग से जुड़ी, दर्शकों से और हमारे पैसों से जुड़ी। तीसरी जुड़ी है पीएम मोदी के एक स्कीम लॉन्च इवेंट से और साथ में चलते चलते अंशुमन जी जीएसटी कलेक्शन का अपडेट भी आपसे लेंगे। तो पहली खबर पर चलते हैं अंशुमन जी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक ने कहा है कि भारत के 7 प्रमुख शहरों में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए मूल्य के, यानी लगभग 1.74 लाख घर बनकर बिक्री के लिए पड़े हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर का हिस्सा अधिकतम है 66%। इस खबर के बारे में आपसे जानना है। और इसलिए करीब 3-4 साल हो चुके हैं कोविड से पहले से, जब भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार मंदी चल रही है। और जिस तरह से कोविड के बाद इकोनॉमी में जिस तरह का ब्रेकडाउन आया, जिस तरीके का मेल्टडाउन आया, उससे इस पहले से ही डूबते उद्योग पर, इस पहले से ही डूबते बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये ताजा आंकड़ा है जो हमें कोविड के पहले चरण की पहली लहर की मंदी और दूसरी लहर की मंदी के बाद मिलता है, और तीसरी लहर जब कोविड की हमारे सामने खड़ी हुई है। करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं या डिलेड हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। भारत का हाउसिंग बाजार इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी के पास तो मकान खरीदने की क्षमता ही नहीं है। एक छोटी सी आबादी है जो मकान खरीद सकती है, जिनके लिए इतना बड़ा रियल एस्टेट मार्केट क्रिएट किया गया था। 1.74 लाख घर हैं ये बात केवल मकानों की है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की नहीं है, मॉल्स की नहीं है, शॉप्स की नहीं है, केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात है। और भारत के 7 बड़े शहर ऐसे हैं जिनमें करीब 66% प्रॉपर्टी उपलब्ध होती है, क्योंकि अधिकांश तौर पर भारत के छोटे कस्बों से या गांवों से आने वाले लोग इन शहरों में ही बसते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का जो पूरा बाजार है, जिन हम 1.74 लाख घरों की बात कर रहे हैं, वो इन 7 शहरों में बिखरे हुए हैं। और एनरॉक की रिपोर्ट बताती है कि ये सारे प्रोजेक्ट वो हैं जो 2014 के बाद लॉन्च हुए थे। इनमें अधिकांश प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2014 के बाद लॉन्च हुए थे। यानी एनरॉक ने अपनी इस रिपोर्ट में केवल उन प्रोजेक्ट्स को गिना है जिन्हें लॉन्च हुए अब करीब 7 या 8 साल होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में करीब जो स्टार्ट और डिलेड यूनिट्स हैं, जो हमारे पास नंबर मिल रहा है, उस हिसाब से करीब 6,28,000 होम, जो कि 5.5 लाख करोड़ रुपए के हैं, ये इन शहरों में बिकने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। 2 तरीके के प्रोजेक्ट हैं इनमें दर्पण। एक वो प्रोजेक्ट हैं जो आज अधूरे बीच में फंस गए हैं, और दूसरे वो प्रोजेक्ट हैं जो किसी न किसी वजह से पूरे हुए हैं पर उन्हें पोजीशन नहीं हो पाया है। इसका मतलब समझना इसलिए जरूरी है, और एनरॉक ने अपनी इस रिपोर्ट में ये बात गंभीरता के साथ कही है कि इन 1.74 लाख शहर, जो कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास के हैं, इनमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की पूंजी फंसी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा लॉक जैम है, बहुत बड़ा जैम है, जिसमें बैंक्स फंसे हुए हैं, क्योंकि बैंक्स ने एक प्रॉपर्टी को 3 बार फाइनेंस किया है। बैंक से बिल्डर ने भी फाइनेंस लिया है, बैंक से बायर ने भी फाइनेंस लिया है। हो सकता है बैंक्स ने उस प्रोजेक्ट को सप्लाई करने वाले लोगों से को भी फाइनेंस किया हो, जो उसको सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बाकी चीजें सप्लाई करते हैं। तो बैंक्स इन प्रोजेक्ट्स में बुरी तरह फंसे हुए हैं। खर्चा पानी के दर्शकों को दर्पण याद होगा कि हम बार इस पर चर्चा करते रहे कि जब भी भारत में एनपीए की तरफ से के इश्यूज उठते हैं, और पिछले 2 साल में जितनी बार भी उठे हैं, तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन के तौर पर, दरार के तौर पर सामने आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, वो पहलू बायर्स का है। 2014 के बाद हमने भारतीय बाजार में हमें बायर्स की एक सक्रियता देखी थी। उस सक्रियता के बाद जिन लोगों ने मकान खरीद रखे हैं, आपके आसपास बहुत सारे असंख्य लोग ऐसे होंगे जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जिन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, जिनके लोन्स लगातार चल रहे हैं, और इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जाकर कानूनी पचड़ों में, अदालती झगड़ों में फंस गए। हमने दिल्ली के आसपास की कुछ परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके दखल को भी विस्तार से देखा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। लेकिन जब वो दखल दिया जा रहा था आम्रपाली के प्रोजेक्ट में, तब भी हमने शायद खर्चा पानी के एक संस्करण में चर्चा में ये कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कितने बिल्डर्स को और कितने लोगों को बेल आउट करेगा।
करेगा। अब इनको कौन बेल आउट करेगा? ये जो 1,74,000 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, इनमें इन्हें कौन बेल आउट करेगा? इसमें तो कंज्यूमर भी फंसा हुआ है, इसमें बैंकर भी फंसा हुआ है, इसमें सप्लायर भी फंसा हुआ है। तो ये तब उस स्थिति के बाद है जिसे समझना जरूरी है कि क्यों सरकारें समस्या की नब्ज नहीं समझ पाती और सरकारों के दखल समस्या का समाधान नहीं करते। ये हालत तब है जब हमने बहुत तालियां बजाई थी उस सुधार पर, जिसे कहा गया था कि वो भारत के रियल एस्टेट मार्केट का चेहरा बदल देगा, जिसे रेरा कहते हैं। इंडिया में रियल एस्टेट रेगुलेटर आया। अभी लगभग जहां तक ताजा जानकारी है 6-7 राज्यों में तो रेरा बना ही नहीं है, रेगुलेटर ने काम करना ही नहीं शुरू किया। और एक कहा गया कि रेगुलेटर आएगा और रियल एस्टेट का मार्केट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लोगों को सस्ते मकान मिलने लगेंगे, प्राइसेस क्रैश होंगे। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि पिछले 3 साल में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 3 अलग-अलग पैकेज घोषित किए, बजट से और बजट से बाहर भी, जो जिनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती। इन पैकेजेस के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था का ये बहुत बड़ा पहिया, भारत की दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जो है वो सबसे बड़ा पहिया होता, ये पहिया टस से मस नहीं हुआ। ये जहां धंसा हुआ है जिस युद्ध भूमि में, वहां वही फंसा हुआ है। ये कोविड से पहले ही फंस गया था, कोविड के बाद इस पर और ज्यादा दबाव आ गया है और अब इसे उबारने के लिए सरकार के पास ऐसा लगता है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से सीधी सूझ नहीं है। सस्ते कर्ज के बावजूद हमने पिछले साल भारत में होम लोन की रेट में रिकॉर्ड कमी देखी, पर हाउसिंग की डिमांड उस तरह से नहीं आई जिस तरह से डिमांड आने की संभावना थी। एनरॉक की रिपोर्ट इसकी तरफ इशारा करती है। जो सबसे बड़ी इन्वेंट्री भारत में दिख रही है वो सरकार की ठीक नाक के नीचे दिल्ली एनसीआर में दिख रही है एनरॉक की रिपोर्ट के हिसाब से। एमएमआर का जो मार्केट है, मुंबई का मार्केट है, वहां इन्वेंट्री दिल्ली की लगभग आधी और आधी से भी कम है, पुणे में और काफी कम है, बेंगलुरु में और काफी कम है। तो सबसे बड़ी इन्वेंट्री दिल्ली एनसीआर में है फंसे हुए स्टॉल प्रोजेक्ट्स की। ये लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में नए सिरे से सरकार को विचार करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट काफी चिंताजनक है और ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, इन्हें ग्राहक मिलना शुरू नहीं हुए, तो बैंकों के लिए डिफॉल्ट का खतरा, बैंकों के कर्ज डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। अंशुमन जी, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए सवाल या दिक्कतें या कंसर्न है, उसको लल्लन टॉप ने ना एक्सटेंसिवली कवर किया है। खुद मैंने आम्रपाली का कंटेंट किया था 2 एपिसोड में, और जेपी को लेकर भी जो कंसर्न उठे थे उनको लेकर भी हमने बात की है लल्लन टॉप में, और काफी बार खर्चा पानी में भी की है। साथ ही साथ मेरे कई सवाल हैं जिनको हम भविष्य में लेंगे, जैसे कि जो घोस्ट सिटीज इतनी बन गई है, जब हम लोग ऑफिस जाते वगैरह देखते हैं। साथ ही साथ रेट्स क्यों नहीं एक आम आदमी के लिए कम हुए हैं। अभी चूंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन हम अपने दर्शकों को वादा करते हैं कि ये सवाल भी हम लेंगे। अभी चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस बात पर कि बैंकों ने अपने ग्राहकों के लाखों करंट अकाउंट बंद कर दिए। अकेले एसबीआई ने ही 60,000 चालू खाते बंद कर दिए हैं, और ऐसा आरबीआई के एक निर्देश पर किया गया। अंशुमन जी, पूरा मामला क्या है? ये मामला गंभीर भी है और इसे लेकर आम लोगों से ज्यादा कारोबारियों के बीच में काफी चर्चा है। और वो चर्चा जब निकलते हुए घूमकर हमारे पास आई तो हमने इसका कारण समझने की कोशिश की, और तब ये पता चला कि 60,000 से ज्यादा अकाउंट एसबीआई ने बंद कर दिए हैं। करंट अकाउंट आमतौर पर ट्रेडर या व्यापारी या कारोबार वाले लोग ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट तेज मनी के ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग बैंक्स और बाकी अकाउंट्स तो आम लोग जो सैलरीड हैं या जो पेंशनर्स हैं या जिनकी अपनी बचत रखनी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए इसके अलावा एफडी अकाउंट है। पिछले साल अगस्त में आरबीआई ने एक आदेश जारी किया था, और उस आदेश के जरिए यह कहा था कि वो बैंक उन लोगों को के करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे जिन बैंक्स का उन लोगों के, उन कारोबारियों के लोन पोर्टफोलियो में 10% से कम हिस्सा होगा। यानी अगर दर्पण एक व्यापारी हैं और उन्होंने एसबीआई से लोन नहीं ले रखा है, एसबीआई की ब्रांच से लोन नहीं ले रखा है, और लोन कहीं दूसरी ब्रांच से, किसी दूसरे बैंक से लिया है, तो इस बैंक में उन्हें करंट अकाउंट खोलने की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा आरबीआई ने क्यों किया था? इसके पीछे एक दिलचस्प बैंकिंग व्यवस्था है, जिसके मामले में हम आम लोग जो चुपचाप बैंक में पैसा रखकर चले आते हैं नहीं जानते हैं, क्योंकि हम बैंकिंग का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते जितना कि व्यापार या कारोबार करता है। वो तरीका ये होता है कि आपने एक एफडी कराया बैंक में और उस पर एक ओवरड्राफ्ट ले लिया, तो इसको एफडीओसी फिनोमेना कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कारोबारी बड़े पैमाने पर करते हैं।
रिजर्व बैंक ने पिछले साल ये पाया था कि बहुत सारे लोग बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर, बैंक से थोड़ा छोटा सा लोन लेकर उसे करंट अकाउंट का इस्तेमाल करके कैश को मूव कराते हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए बैंक ने कहा था कि अगर आप रिजर्व बैंक ने कहा था कि जब तक कोई बारोअर आपका नहीं है बैंक के पास, तब तक उसका करंट अकाउंट नहीं खोला जाएगा। इसी का आदेश का असर है कि बैंकों ने, अब उसकी तारीख भी शायद आरबीआई ने बाद में बढ़ा दी थी, कि बैंकों ने एसबीआई की रिपोर्ट तो ईटी में आई भी है कि एसबीआई ने 60,000 बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट बंद कर दिए हैं उन लोगों के जिनके बैंकों उस बैंक के साथ लोन के रिश्ते या कारोबार के रिश्ते नहीं है। अब यह प्रक्रिया कारोबारियों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि करंट अकाउंट उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस का बड़ा हिस्सा है, उनके कारोबार की व्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। आरबीआई ने भी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उस आदेश का पालन किया जा रहा है। इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि बैंक के करंट अकाउंट खातों का इस्तेमाल कैश को इधर से उधर मूव करने के लिए ना किया जाए, और ट्रांसपेरेंसी और सर्विलांस और ज्यादा तेज हो सके कि बैंक के ग्राहक जो हैं, जो बैंक से लोन ले रहे हैं, वो इस सुविधा का इस्तेमाल करें। इस पर काफी चर्चाएं कंपनियों के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में इस समय चल रही हैं। अंशुमन जी, अंत में चलते हैं आज की तीसरी और सबसे बड़ी खबर पर। हालांकि ये डेवलपिंग स्टोरी, और जब तक हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे शायद तब तक पीएम मोदी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी लॉन्च कर चुके होंगे। इससे जुड़े कुछ सवाल एक एक कर लेते हैं। पहला सवाल ये अंशुमन जी, ये ई रूपी क्या है, कैसे काम करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये शुरू हो रहा है, ऐसा क्यों? दर्पण, ई रूपी एक किस्म का पेमेंट सिस्टम है। हम पहले इसके नॉमेनक्लेचर पे, इसके डेफिनेशन वाले हिस्से बता देते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि क्या है। ये एक तरीके का पेमेंट सिस्टम है। ये ना तो कोई करेंसी है, ना ये कोई बैंकिंग ऑपरेशन, एक तरीके का पेमेंट सिस्टम है। इस पेमेंट सिस्टम के जरिए एक बैंकर होगा और एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। जैसे मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर है और एसबीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक उसका बैंकर है, और हेल्थ मिनिस्ट्री को किसी बेनिफिशियरी को कोई सुविधा या सहायता उसको देनी है, तो उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करने के बजाय, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड या एक एसएमएस की ट्रेल आ जाएगी, और वो एक किस्म का ई वाउचर होगा, जिस वाउचर का इस्तेमाल वो बाकी भुगतान करने के लिए और बाकी चीजों के लिए कर सकेगा। ये ई रूपी सिस्टम है, और ये भारत का पहला नया ई वाउचर सिस्टम है, जिसके जरिए अब आपको यूपीआई की भी जरूरत नहीं है। खासतौर से इसे इसलिए डेवलप किया गया, जितनी जानकारी में मिल रही है, कि जो बेनिफिशियरीज को पेमेंट किए जाते हैं, खासतौर से छोटे बेनिफिशियरीज को छोटी राशि के पेमेंट किए जाते हैं, 100, 200, 400, 500, 600 रुपए, 700 रुपए के पेमेंट, जिसके लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भी करना कई बार आसान नहीं होता है। वो पेमेंट करने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई रूपी को तैयार किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसलिए इसको कर रही है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री इसके जरिए कुछ स्कीमें आगे आने वाले समय में चलाने की कोशिश करेगी। इसे भारत का जो पेमेंट डिपॉजिटरी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, उसने तैयार किया है। ये पूरी तरह मोबाइल से बैंकिंग की व्यवस्था पर आधारित रहेगा, और इसके पीछे बैंकर्स होंगे और सर्विस प्रोवाइडर होंगे। जिस सर्विस प्रोवाइडर को इस ई रूपी सेवा का इस्तेमाल करना होगा और इसके जरिए अपने बेनिफिशियरीज को, अपने ग्राहकों को, अपने कर्मचारियों को पेमेंट करना होगा, उन्हें एक बैंक से अलायंस करना होगा। वो बैंक उन्हें ये इस सर्विस की, ये सर्विस और ई रूपी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अंशुमन जी, दूसरा सवाल ई रूपी को लेकर यह है कि इसको सीबीडीसी के क्रम में किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ये उस तरफ पहला कदम है, सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं? हाँ, ये वो बिल्कुल दूसरी बहस है और ये ई रूपी उससे जुड़ता हुआ नहीं है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक किस्म का डिजिटल प्रीपेड कार्ड है। जैसे आप डिस्काउंट कार्ड खरीदते हैं, जैसे आप गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, जैसे आप कैश कार्ड खरीदते हैं, जो जहां पर आपने एक पैसा दिया और एक कार्ड ले लिया, उस कार्ड की जितनी वैल्यू है उस वाउचर की उतनी ही वैल्यू रहती, और ये उस तरीके का सिस्टम है। ये बेसिकली एक और पेमेंट सिस्टम है जो शायद छोटे पेमेंट्स को ध्यान में रख के तैयार किया गया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक बड़ी डिबेट है। इसे उससे सीधे तौर पर जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया भर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कोई मॉडल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दुनिया के किसी देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को विकसित नहीं किया है। हाँ, उसको विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा जो कुछ है
वो पेमेंट सिस्टम है। चाहे आप यूपीआई की बात करें, चाहे आप एनईएफटी की बात करें, चाहे आप आरटीजीएस की बात करें, चाहे आप ई वॉलेट की बात करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे आप डेबिट कार्ड की बात करें, चाहे आप इस ई रूपी की बात करें, ये सब के सब पेमेंट सिस्टम्स हैं। इन पेमेंट सिस्टम में वही करेंसी इस्तेमाल हो रही है जो करेंसी रिजर्व बैंक के फार्मूले के तहत बनाई जाती है कि भारत में कितनी करेंसी छापी जाएगी। उसका एक फार्मूला होता है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट, महंगाई मिलाकर कितनी है, और उसके बाद कितनी ज्यादा करेंसी की जरूरत होगी। उसमें कुछ करेंसी का वेस्टेज या खराब हो जाना या सॉइल्ड नोट्स का हट जाना होता है। ये नॉर्मल फार्मूला होता है। ये वही करेंसी है जिस करेंसी का इस्तेमाल कैश से लेकर डिजिटल अलग अलग माध्यमों से हो रहा है। तो एग्जैक्टली उस करेंसी का जो पैमाइश है, उसका जो फार्मूला है वो नहीं बदलता। बदलता क्या है, जब आप कैश सिस्टम से डिजिटल सिस्टम की तरफ जाते हैं तो मनी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार 100 रुपए रुपया 7 बार, 8 बार, 9 बार इस्तेमाल होता है, पर डिजिटल सिस्टम से उसका इस्तेमाल 10 बार, 12 बार, 15 बार, 16 बार भी हो सकता है। पेमेंट सिस्टम्स दो तरीके की चीजें लेके आते हैं। एक तो वो इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंस के कारण ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाया जा सकता है, तो वो मनी की वेलोसिटी बढ़ाते हैं। 100 रुपए का इस्तेमाल अगर 10 लोग करते हैं, 100 रुपए का इस्तेमाल 10 लोग करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है 15 या 20 लोग करने लगे, तो उतना ही ज्यादा बिजनेस, उतना ही ज्यादा टैक्स, उतना ही ज्यादा कंजम्पशन जनरेट करता है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि आपको बहुत सारी झंझटों से समस्याओं से निजात मिलती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। और इसीलिए ये रूपी सिस्टम इसी दृष्टि से लाया गया है कि ये पूरी तरह फ्रंट एंडेड है। आपको पैसा, आपके पास वाउचर पहुंचा, यानी आपके पास पैसा पहुंच गया, अब आप उसे जब चाहें तब कैश करा लें। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मॉडल भी उपलब्ध नहीं है। आरबीआई की कोशिश चल रही है। हमें यह देखना होगा कि ये करेंसी आती कैसे है, और उसमें दो बड़ी चीजें समझने वाली होंगी। फिर हम आपके अगले सवाल पर आते हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो करेंसी है, ये मौजूदा करेंसी का ई अवतार होगी, या ये करेंसी टोटल करेंसी की जो सिस्टम है उसके भीतर फिट की जाएगी। और कैसे फिट की जाएगी? क्या करेंसी को नापने की, करेंसी को जारी करने की, करेंसी को छापने के जो फार्मूले हैं उन्हें कैसे बदला जाएगा? अगर ये सिंपली रुपया आपके कैश आपके अकाउंट में आने के बजाय आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर आ गया और आपने उसे जाकर स्कैन करके पेमेंट कर दिया, तो ये शायद एक तरीके का पेमेंट सिस्टम ही होगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फार्मूले पर अभी स्थितियां उतनी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई सारे बैंकों ने, दुनिया के कई सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि इस दिशा में कैसे जाया जाए। लेकिन भारत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को लेकर बहुत सारे काम पिछले 5-6 सालों में कर लिए हैं। हमारे पास अब बहुत सारे पेमेंट सिस्टम के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें कि बड़े फंड ट्रांसफर के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे साधन उपलब्ध हैं, जहां कंपनियों के बीच, कारोबारियों के बीच ट्रांसफर हो रहा है। हमारे पास सामान्य छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए मोबाइल वॉलेट और यूपीआई उपलब्ध है। और अब किसी को कैश हैंड आउट देना है या किसी को नगद मदद देनी है और उसके पास बैंक अकाउंट नहीं, तो उसके लिए ये नया सिस्टम आया है। अंशुमन जी, सीबीडीसी और ई रूपी के बीच अंतर बताने के बाद ये जो मेरा तीसरा सवाल है वो ई रूपी से सीधा जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन लोगों को जिज्ञासा ये रहती है कि आरबीआई डिजिटल करेंसी शुरू करने के लिए क्यों उतावला है, इसके फायदे किस तरह से समझे जाने चाहिए? डिजिटल करेंसी शुरू करने के लिए आरबीआई क्या, फेडरल रिजर्व भी उतावला है, चीन का सेंट्रल बैंक भी उतावला है, बेल्जियम का सेंट्रल बैंक भी उतावला, और यही वो दिलचस्प बहस है दर्पण, जिसको हम कई बार खर्चा पानी में और अर्थात में चर्चा में करते रहे। सेंट्रल बैंक्स दुनिया के ये मानते हैं कि करेंसी एक सॉवरेन प्रोडक्ट है, इसे प्राइवेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आई और क्रिप्टो करेंसीज ने आके लोगों को बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, वो निवेश टूट रहा है, क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस गिर रहे हैं। उसी दौरान बैंकों को यह महसूस हुआ कि अगर कोई प्राइवेट करेंसी आ गई हमारे सामने, तो वो सॉवरेन करेंसी से कैसे जेल करेगी। आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो कैसे फंजिबल होगी, उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर हम अर्थात पे पूरा एपिसोड कर चुके हैं। तो अब बैंकों की कोशिश यह है कि अगर वो कोई ऐसी डिजिटल करेंसी लेकर आए जो उस तरह से इस्तेमाल हो सके जैसे हमारे डिजिटल लाइफ स्टाइल में हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पेमेंट सिस्टम से अलग हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट करेंसी हो, ये उसकी कोशिश है। और इससे पहले कि क्रिप्टो करेंसीज का बाजार बड़ा हो जाए, जिसमें बहुत सारे पारदर्शिता के इश्यूज हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे लोगों की जानकारी के हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे
हैं जिन हैं जो कि सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी के बिना संचालित होने वाली चीजें हैं, उससे पहले बैंक से चाहते हैं कि वो अगर डिजिटल करेंसी की बाजार को जरूरत है तो वो डिजिटल करेंसी का बाजार अपने हाथ में ले ले। ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, वो जानना महत्वपूर्ण है कि बैंक हमेशा थोड़ा सुस्त रहे हैं। जैसे आप अगर पूरी दुनिया में देखिए ना, तो पेमेंट सिस्टम्स के मामले में बैंक पीछे रह गए। दुनिया का पेमेंट सिस्टम, जो भी पेमेंट सिस्टम है, वो वीजा और मास्टर कार्ड के हाथ में चला गया, पेपैल के हाथ में चला गया। अब आज एसबीआई भी अगर आपको कार्ड देता है तो वो कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड के साथ होता है। तो जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम था उसमें दो कंपनियां आई और उन्होंने बैंकों को कनेक्ट करके एक पेमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। जब मोबाइल वॉलेट भारत में आना शुरू हुए तो मोबाइल वॉलेट में देखिए सरकारी बैंकों के मोबाइल वॉलेट नहीं चलते हैं। मोबाइल वॉलेट किसका चलता है आपके सामने? पेटीएम का, मोबीक्विक का, गूगल पे का, ये मोबाइल वॉलेट चलते हैं। सरकारी कंपनियां बैंकों के मोबाइल वॉलेट्स को उतना रिस्पांस नहीं मिलता, वो बैक एंड में उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब एक क्रिप्टो करेंसी आना शुरू हुई तब सेंट्रल बैंक को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए पेमेंट सिस्टम्स हमारे हाथ से धीमे धीमे निकल रहे हैं। पेमेंट सिस्टम्स के बाजार में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हिस्सा हो चुका है। करेंसी बाजार में अगर कोई पैरेलल करेंसी आई तो चुनौती होगी, इसलिए सेंट्रल बैंक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। अंशुमन जी, तीसरे सेगमेंट से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल ये है कि भारत में जो सीबीडीसी है, जो डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंक की, उसके आने से क्रिप्टो करेंसी वालों का क्या होगा, और जिनके पास क्रिप्टो करेंसी हैं उनकी ये चिंताएं हैं कि डिजिटल करेंसी से क्या वो बंद हो जाएगी? अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रारूप ढांचा नहीं मालूम है, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के प्रचलन को टारगेट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसके सामने सॉवरेन करेंसीज को खड़ा करने के लिए लाई। करेंसी अपने आप में एक डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है, एक डिफरेंट तरीके की सर्विस है, जिसमें बहुत सारी गारंटीज पीछे इन्वॉल्व होती हैं। करेंसी अपने आप में एक कमोडिटी की तरह ट्रेड भी होती है। अगर आप यूरो डॉलर रूपी में ट्रेड करना चाहें तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं, पर उसे जब लेके आए तो उसके जरिए आप बार्टर कर सकते हैं, उसके जरिए कोई चीज खरीद सकते हैं, उसे कहीं लगा सकते हैं। तो यह व्यवस्था क्रिप्टो करेंसी के साथ बिल्कुल नहीं थी। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की चुनौती सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आना ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के पूरे मार्केट की चुनौती इसकी ट्रांसपेरेंसी ना होना है। दुनिया के देशों में इसके खिलाफ हो रहे क्रैकडाउन का है। इसमें बहुत सारे गहरे पारदर्शिता के इश्यूज का है। फत्फ जैसी एजेंसियों का स्पष्ट रूप से कहना कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के इन्वॉल्व होने का खतरा है। ऐसी चिंताएं क्रिप्टो करेंसीज के साथ है। और सबसे बड़ी चीज भारत के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है कि भारत की सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अजीब किस्म का कंफ्यूजन पिछले 2 साल से बना रखा है। एक रेगुलेटर कुछ कहता है, दूसरा रेगुलेटर कुछ कहता है, सरकार कुछ और चीज सोचती है। तो इस कंफ्यूजन के माहौल में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चुनौतियां और सवाल, प्रश्न, आशंकाएं बहुत ज्यादा हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद अगर मान लीजिए हम भारत में कोई ट्रेड भी शुरू करते हैं करेंसी का, किसी तरह से डिजिटल करेंसी का ट्रेड शुरू करते हैं, तो कम से कम एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी होगी जो ट्रेड के तौर पर आएगी। प्रेरणा क्रिप्टो करेंसी ही है। प्रेरणा वो करेंसीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर से बनकर आई और जिनमें लोग निवेश कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपने करेंसी के पूरे मार्केट में, या करेंसी का जो पूरा सिस्टम है दुनिया में, उसमें कौन सी नई चीजें लेकर आएगी सुविधा के अलावा? दुनिया के मौद्रिक सिस्टम में क्या परमानेंट शिफ्ट आ जाएगा डिजिटल करेंसी होने से, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी से? रुपया पेपर पर, रुपया यूपीआई पर और रुपया डिजिटल करेंसी पर, इन तीनों में फर्क क्या होगा? ये तीनों सिस्टम्स कैसे इनमें अलग क्या होगा, यह समझना अभी इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। कई सारे मॉडल दुनिया के देश अलग अलग उस पर काम कर रहे हैं, जिन पर कभी विस्तार से फिर हम चर्चा करेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मॉडल्स कैसे हैं। लेकिन आने के बाद हमें समझ में आएगा कि मॉनेटरी सिस्टम है, जो मौद्रिक सिस्टम होता है किसी देश का, जिसमें कि मनी सप्लाई कैलकुलेट की जाती है, जिसमें कि महंगाई से जोड़कर करेंसी पैसे को बाजार में छोड़ा जाता है, जिसमें कि मनी का एक बड़ा हिस्सा सरकार के बारोइंग कार्यक्रम से होता है, मनी का बड़ा हिस्सा इकोनॉमी की ग्रोथ से, इकोनॉमी में डिमांड से होता है। वो डिजिटल करेंसी के साथ उन फार्मूलों पर ये जो डिजिटल करेंसी कैसे फिट इन होगी, पर दिलचस्प दौर है। इसमें हमारी दिलचस्पी लगातार बनी रहेगी और हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर जो अपडेट होगा वो खर्चा पानी में जरूर लेकर आएंगे। अंशुमन जी, हम अपने दर्शकों को एक चीज और भी बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अर्थात में आपने और सिद्धांत जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बात की है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूंगा, ताकि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल सके कि क्या चिंताएं हैं और क्या चीजें क्रिप्टो करेंसी को लेकर केवल भारत ही नहीं दुनिया भर में चल रही है। अंशुमन जी, चलते चलते आपके पास जीएसटी कलेक्शन को लेकर अपडेट है।
हाँ, जीएसटी का आंकड़ा हमारे पास आया है और जुलाई के आंकड़े में 1 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन गया है। पिछले महीने 2 महीने में थोड़ी गिरावट थी। तो वापस कुछ कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि टैक्स कलेक्शन की रिकवरी आ रही है। हालाँकि इसका एक दूसरा हिस्सा ये है कि ये ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ में या डिमांड में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पर जैसा हमने खर्चा पानी के पिछले हफ्ते के इस संस्करण में बात की थी कि जो रिकवरी के जिनको हम अंग्रेजी की भाषा में कहें कि ग्रीन शूट्स हैं, हिंदी में कहें कि रिकवरी के जो अंकुर हैं वो अभी बहुत ताकतवर नहीं है। हमें कुछ हिस्सों में थोड़ी-सी बढ़ोतरी दिखाई देती है, कुछ हिस्सों में गिरावट दिखाई देती है। तो जीएसटी को अगर हम एक ट्रेंड माने तो जैसे ही लॉकडाउन खुला और कारोबार सामान्य होना शुरू हुआ तो हमने जुलाई में वापस फिर थोड़ी-सी बिक्री में बढ़ोतरी और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी। अब हमें अगले 2-3 महीने, 4 महीने तक इस ट्रेंड को करीब से देखना होगा, तब समझ में आएगा कि क्या ट्रेड में वापस सामान्य स्थिति या नॉर्मलसी बहाल हो रही है या नहीं। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए लर्न टॉप। शुक्रिया, एक बार फिर से शुक्रिया अंशुमन। धन्यवाद।